बात करनी है, बात कौन करे, दर से दो दो हाथ कौन करे। हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं, चांद ना हो तो रात कौन करे। जिंदगी भर की कमाई तुम थे, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज के इस खास शो में हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम के पोल के सवाल की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज हमारे पोल का सवाल है कि क्या देशद्रोह खत्म होना चाहिए। क्या देशद्रोह खत्म होना चाहिए? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा, इसका रिजल्ट हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप हमें ट्विटर पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिबेट में आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान सूर्य कुमार शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, आईपीएस रहे हैं। सुदेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लहर सेठी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। निहारिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, निहारिका करंजावाला एडवोकेट हैं। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी के। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने देशद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ के खिलाफ के प्रावधानों पर फिर से जांच करने और उन पर पुनर्विचार करने, रिकंसीडर करने का फैसला किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यानी सर्वोच्च अदालत को यह अनुरोध किया है कि जब तक सरकार इस मामले की जांच नहीं कर लेती, उस पर काम नहीं कर लेती, तब तक देशद्रोह कानून मामले पर सुनवाई ना की जाए। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस कानून को सही करार देते हुए इसे बरकरार रखने की बात कही थी। ब्रिटिश काल से चला आ रहा देशद्रोह का मुकदमा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। साल 1860 से देशद्रोह के कानून पर लगातार चर्चा होती आई है, लेकिन अब देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार देशद्रोह के कानून पर फिर से विचार करेगी। अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही सरकार से पूछा था कि आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत क्यों है, जिस पर सरकार अब मंथन करने में जुट गई है। धारा 124A में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कानून के अनुसार स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना करता है या किसी व्यक्ति विशेष को उत्तेजित करता है या असंतोष पैदा करने की कोशिश करता है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। इसके अंतर्गत 3 साल से आजीवन कारावास तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। देशद्रोह का कोई भी कानून 1859 तक नहीं था। इसे 1860 में बनाया गया। 1870 में इसे आईपीसी के 6ठे अध्याय में शामिल किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कानून को भारत में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, उसे खुद वो ब्रिटेन से हटा चुके हैं, लेकिन भारत में ये आज भी चल रहा है। कोर्ट के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही के लिए तभी दंडित किया जाता है जब उसके माध्यम से बोलने या लिखने से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक आक्रोश बढ़े। उस व्यक्ति को दंड के तौर पर 3 साल सजा और उम्र कैद तक का प्रावधान है। 1870 में बना इस कानून का
पहली बार इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ वीकली जनरल में यंग इंडिया आर्टिकल लिखे जाने से नाराज होकर किया था। ये आर्टिकल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक 2012 में तमिलनाडु सरकार ने कुडनकुलम परमाणु प्लांट का विरोध करने वाले 7,000 ग्रामीण जेएनयू छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार, लेखिका अरुंधति रॉय, हार्दिक पटेल जैसे कई लोगों पर देशद्रोह का आरोप लग चुका है। दरअसल देशद्रोह के कानून को लेकर संविधान में विरोधाभास है, क्योंकि हमारे संविधान में देशद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124A है, लेकिन साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का अधिकार भी है, जिसे हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। और अगर ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आता है तो फिर ये देशद्रोह कैसे हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अंग्रेजों के जमाने में बना देशद्रोह कानून क्या हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल यानी जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस वक्त तक बना रहना चाहिए? क्या उसकी ज़रूरत है? क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, या फिर राष्ट्र को, देश को एक बनाए रखने के लिए आज भी इसकी ज़रूरत है? इस पर लगातार बहस हो रही है, उसके राजनीतिक उपयोग पर, दुरुपयोग पर तमाम तरह की बहस चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों को इस कानून में गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, जेल भेजा गया, जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी। यही एक बड़ी वजह है कि उसका जो अपराध को साबित करने का जो मामला है वो करीब करीब 2% है, यानी जितने लोगों पर मुकदमा होता है उसमें से 2% लोगों पर भी ये मुकदमा नहीं चल पाता है। इस सब पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से हुआ है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है इस कानून को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो इस पर रिकंसीडर करने के लिए तैयार है। आज इस खास कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ हैं। रिटायर्ड आईपीएस साहब सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विद्वान सुदेश वर्मा मेरे मित्र भी साथ में हैं, लहर सेठी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो हैं, निहारिका करंजवाला एडवोकेट हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपको बधाई देते हुए कि आपकी सरकार ने तय किया कि देशद्रोह कानून पर रिकंसीडर किया जाए। हालांकि सरकार ने इससे पहले कहा था कि ये कानून बना रहना चाहिए। ये बड़ा बदलाव बधाई के योग्य तो है, लेकिन इसकी क्या वजह लगी? देखिए विजय जी, बहुत से, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है सुदेश जी? जी, थैंक यू। देखिए, बहुत से विचार आए हैं 124 के एब्यूजेस के जी, और बहुत से लोगों का मानना है कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है। केंद्र ने अपना हलफनामा दायर किया था, आपको पता है, इसमें कहा था कि इस कानून की ज़रूरत है जी, और ये कानून की टेस्टिफाई किया था 5 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है, उसने कहा था कि कानून की ज़रूरत है। आज़ादी मिलने के बाद की बात ये हो रही है जी। तो अभी अगर बहुत लोगों को लगता है कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का मिसयूज़ हो रहा है, ये बात हकीकत है जी। जो भी राजनीति में है अपने मुताबिक इसको मिसयूज़ किया है, प्रधानमंत्री के संज्ञान में आया है। तो जब रिव्यू की बात होती है तो डेमोक्रेसी में, एक लिबरल डेमोक्रेसी में, इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन रिव्यू का मतलब कहीं से भी नहीं है कि लॉ को स्क्रैप करने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। शायद मेरी जो समझ है, मुझे लगता है कि रिव्यू का मतलब ये है लॉ को इतना संगत बनाया जाए हमारे फंडामेंटल राइट्स के कि एब्यूजेस को रोका जा सके, और जो एक हथियार है जो विद्रोह की बात करता है उसके खिलाफ जो हथियार है वहाँ पर। सुदेश जी, थोड़ा सा मुझे समझाइए, एब्यूजेस को रोकने के लिए लॉ में बदलाव की जरूरत है या नियत में? देखिए, नियत पर छोड़ दें तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कानून तो सब अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। सुनिए ना, सभी के नियत अच्छे हो जाएं तो किसी भी कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर जी। कानून की, पुलिस की, जुडिशियरी की आवश्यकता ही पड़ती है कि लोगों की नियत खराब हो जाते हैं जी। और उसके बाद सारी जो एजेंसीज है उनको आना पड़ता है जी। तो नियत पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसको और साइंटिफिक बनाने की आवश्यकता है कि मिसयूज ना हो पाए। मिसयूज होता है तब प्रॉब्लम।
जी। इसका सही उपयोग हो रहा है देश की सुरक्षा के मद्देनजर या देश को बचाने के लिए बहुत सी एजेंसियां हैं जो काम कर रही है देश को भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे टाइप के जो गैंग्स हैं जी, तो जी। निश्चित ही ये लोगों से कैसे आप डील करेंगे अगर जी। कोई कानून नहीं है तो इस पर री एग्जामिन होगा तो ठीक सारे है। पक्ष आएंगे ठीक हम भी है। इंतजार करेंगे री एग्जामिनेशन के बाद सरकार क्या पक्ष रखती है फिर सुप्रीम कोर्ट भी आजाद होगी कि उस पर अपना मत रख सके सुप्रीम कोर्ट। जी, निहारिका जी, आप एडवोकेट हैं, आप मुझे इस कानून को समझा सकते हैं कि इसका मिसयूज कैसे हो सकता है, और मिसयूज हो रहा है तो उसमें क्या नीयत की बात है या कानून की बात है? जी, मेरे ख्याल से इस कानून का दुरुपयोग के एसेंस पे है इम्प्लीमेंटेशन, कि कानून का यूज़ हम हमारे एजेंसीज कैसे बना रहे हैं, और ये आम जनता के हैरेसमेंट के लिए यूज़ किया गया है या एक्चुअली देशद्रोह या राजद्रोह जेन्युइन केसेस में यूज़ हो रहा है। और 2016 से हम देख रहे हैं कि 2016 से 2019 के बीच जी, ये केसेस लगभग 160% ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और जैसे आपने कहा था इनका कन्विक्शन रेट अभी भी लगभग 2 या 3% तक रखा है। और इसका मतलब है कि मैक्सिमम केसेस जो हम कोर्ट्स पे ला रहे हैं वो जेन्युइनली देशद्रोह या राजद्रोह केसेस है नहीं। अब ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो जैसे सर ने कहा था लिबरल डेमोक्रेसीज़ में ऐसे कानून का शायद फ़ायदा हो सकता है, हम शायद कहीं जेन्युइन देशद्रोह और राजद्रोह केसेस देख सकते हैं। अभी रिसेंटली 2021 में अमेरिका में 6 जनवरी पर हमने ऐसा केस देखा था जो शायद सेडिशन का केस हो पाए, जहां काफ़ी लोगों ने US कैपिटल पे अटैक किया था, और जहां जेन्युइनली डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब पिछले दिनों का एक्सपीरियंस तो ये रहा निहारिका जी कि अलग अलग सरकारों में उसमें कोई एक खास पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, हर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक इस लॉ को रिमूव करने के लिए कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी नहीं, क्योंकि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने ही पावर को कम करना चाहेंगी। ये एक सेक्शन है जिससे आम जनता पे कंट्रोल रख सकते हैं, पर अगर इतने हद तक दुरुपयोग हो रहा है तो एजेंसीज को डिसाइड करना पड़ेगा, शायद कोर्ट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर्ली चैनल कर सकते हैं, या पूरी तरीके से हटाना ही होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे सकती हूँ, जहाँ लॉज के दुरुपयोग होने के लिए एक गाइडलाइन लाई गई थी, और ये है 498A के केसेस में, जहाँ अर्नेश कुमार के केस में कहा गया था कि इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करवाना, बस एलिगेशंस लगने पे अरेस्ट नहीं करना है, और इससे ही आम जनता की हैरेसमेंट काफ़ी कम हो जाएगी, मैं सोचती हूँ। जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IPS रहे हैं, बड़ी लंबी पारी उन्होंने पुलिस में की है। सर, सारे कानून जो हैं उनकी शुरुआत पुलिस से होती है। पुलिस को सबसे बेहतर तरीके से पता होता है कि अपने जो पॉलिटिकल हाई कमान है उनको कैसे खुश करना है। तो क्या इसका बड़ा दोष कानून से ज्यादा हमारी जो पुलिस प्रशासन है उस पर दिया जाना चाहिए? भाई साहब, जहां तक अभी हमारी बहन जी कह रही थी जी कि ज्यादातर ये विरोध इसलिए शुरू होता है कि कानूनों का दुरुपयोग होता है। यस। और प्रारंभ में कानून बड़ी अच्छी नेक नियति से सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये बात मैंने भी कई बार जीवन में महसूस की कि जब मैं DG पुलिस अभियोजन का काम देख रहा था, प्रोसिक्यूशन का, तो मैंने देखा कि सरकारी सही हत्या के, डकैती के मुकदमे और उनमें जो गवाह हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, और कानून में अभी यही है कि आप मुकदमा लिखा दो, और अगर पुलिस ना लिखे तो धारा 156(3) में आप उसको कोर्ट के थ्रू लिखा दो। अब मुकदमा जब लिख जाता है तो गवाह भी मुलजिम बन जाता है, और मजबूरी में धीरे धीरे गवाह और मुलजिम दोनों समझौता कर लेते हैं।
तो ये अभी कानून में भी सुधार की और जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा न लिख जाए। इस बात की मुकदमा लिखने के पहले कोई एक जांच का प्राविधान बन जाए कि कोई गजेटेड अफसर चेक कर ले कि झूठा मुकदमा लिख दोगे तो कई साल तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है। दूसरी बात, पहली बार 14 दिन की रिमांड तो मजिस्ट्रेट साहब दे ही देते हैं जेल भेजने की, चलो भाई जुडिशियल सर मैं इसलिए जानना चाह रहा था आपसे कि जिस कानून की कन्विक्शन रेट, सर मैं छोटी सी बात जानना चाह रहा था, जिस कानून के एग्जीक्यूशन की कन्विक्शन रेट 3% है और जो कानून जो है केवल सूर्य कुमार शुक्ला साहब के जो अधीनस्थ ऑफिसर्स हैं उनके निर्देश पर तय होता है, आपने तय कर दिया कि विजय त्रिवेदी की शक्ल ठीक नहीं है, इनको बंद कर दीजिए सेडेशन में 124A में, तो बंद कर दीजिए, फिर देखा जाएगा। पुलिस को आप जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं मानते? पॉलिटिकल लीडर्स के बारे तो आएंगे ही हम। बात इतनी एक तरफा नहीं है भाई साहब विजय जी। अगर देश का लक्ष्य, हम सारे भारतवासियों का लक्ष्य क्या है कि एक मजबूत देश बने और उसमें देशद्रोही लोग जो अपने फायदे के लिए कोई भाषा के नाम पर चाहते हैं कि हम बवाल करा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, कोई चाहता है इस एरिया के लोगों को भड़काकर हम खालिस्तान बना लें, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, कोई चाहता है कि इस एरिया में हमारे मजहब के लोग ज्यादा हैं तो हम उस आधार पे लोगों को भड़काकर यहां के प्रधानमंत्री बन जाएं। सारे उदाहरण आपके पास सामने मौजूद हैं। ठीक है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लगातार। अब अगर उनमें कार्यवाही की जाए तो जो मुलजिम बनेंगे वो क्या कहेंगे, ये कानून गलत है। मैंने तो इतनी लंबी सर्विस में देखा विजय जी, जो भी मुलजिम बन जाता है वो या तो कानून की बुराई करता है और अगर कानून की नहीं तो कानून लागू करने वालों की बुराई करता है। उसके पास एक सूत्री काम होता है और आपकी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए बड़ा जरूरी है कि देश के कानून चलें, सही चलें, उनको सही ढंग से लागू किया जाए। भले जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली में आप कोई सुधार कर लीजिए, लेकिन जो लोग ये सुझाव देते हैं कि देशद्रोह का कानून खत्म कर दिए, तैयार रहिए, वो खालिस्तान वाले हैं, वो अलग जम्मू कश्मीर वाले हैं, वो अलग भाषा के नाम पर देश बनाने वाले हैं। बहुत ये बुद्धिजीवी लोग जो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि हम आजादी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी। अरे भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, रखो, लेकिन ऐसा ना अभिव्यक्ति की आजादी करो कि देश टूट जाए। ठीक है। लहर सेठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। लहर जी, क्या आपको लग रहा है जो शुक्ला साहब बात कह रहे हैं उस बात में दम है कि आप अभिव्यक्ति के नाम पर देश तोड़ने लगे, आज़ादी की बात को लेकर खालिस्तान या कोई दूसरी चीज़ें बात करने लगे, तो फिर कानून को इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि नहीं? लहर, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? लहर तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। श्रीवास्तव साहब, ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता हैं। श्रीवास्तव साहब, आपका स्वागत है। बात हो रही थी पुलिस ऑफिसर्स जो है वो उसको मिसयूज करते हैं, लेकिन असली जो डंडा है वो तो पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में होता है। अभी आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी आप राष्ट्रद्रोह लगाते हैं। मुझे पहली बार पता चला कि मैं तो सोच रहा था कि यदि श्रीवास्तव साहब की नज़र नहीं पड़ी मुझ पर, अच्छा, नहीं तो मैं तो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कब तक जेल में रहता। विजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहन नवनीत राणा के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ने पे कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अगर आपको जो आदेश हुए हैं माननीय मुंबई हाई कोर्ट का और वहाँ की स्थानीय कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, आप उसमें देखिए कहीं भी हनुमान चालीसा का कोई जिक्र नहीं जी। वो 124A सेडिशन के तहत है, जिस पे क्या आप लोग बात करें। सर, वो तो आप विद्वान लोग हैं, किस तरह से बनाना है केस, वो मुद्दा है। मेरे को लगा केवल कि वो पढ़ना ही चाहती थी हनुमान चालीसा। वो सही है गलत है वो अलग इशू है। हनुमान चालीसा पढ़ने से राष्ट्रद्रोह होता है, ये पहली बार जानकारी मिली। जो आज की आपने जो बहस रखी है, शायद उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी देखिए कि एक तो सबसे पहले मैं आज बधाई देना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को, जिन्होंने ये कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए उनका एक अपना कमिटमेंट है जी। और मैं दूसरी तरफ बधाई देना चाहता हूं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब को, जो लगातार इस बात को कहते थे कि 124A को हम फिर से रीडिफाइन करें, हम
देखें कि उसको किस ढंग से बेहतर किया जाए, या तो हम उसको रिपील कर दें या हम उसको रिडिफाइन करें। जी। तो आज ये एक बहुत अच्छा एक मौका है जिसपे कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि हम इस पे विचार मंथन करेंगे, इसको रिकंस्ट्रक्ट भी करेंगे और हम इसको रिडिफाइन भी करेंगे। और आज जो देखिए, आप हमको थोड़ा पीछे जाना होगा, ये आखिर कानून आया कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण क्वीन विक्टोरिया को हुआ, तो उनको देश में इस भारत को चलाने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत थी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय जो आईपीएस में जो सिलेक्शन होता था वो 12वीं पास लोगों का होता था, क्योंकि वहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं थी, ऐसा माना जाता था। जी। आज उस कानून की जरूरत है या नहीं, ये तो निश्चित रूप से सामने, अब चूंकि ये मामला बहुत एक हाई कोर्ट पे चला गया है, उस पर तय होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है इसमें, वो असली मुद्दा इस बात को लेकर है कि इस पे कम से कम एक विचार मंथन, गहराई के साथ एक विचार मंथन शुरू हुआ है। और ये जो विचार मंथन है, ये बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है, सत्ता, सरकार, देश, ये अलग अलग हुए। अगर आज कोई व्यक्ति हमारे देश में रहकर देश के तोड़ने की बात करता है, देश के खिलाफ किसी प्रकार के विद्रोह की बात करता है, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा कानून है। सर श्रीवास्तव साहब, आपने बहुत अच्छी बात एक कही कि सत्ता, सरकार और देश जो है अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो सरकार में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो अपने को देश समझते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। लहर सेठी जी से शायद मेरी आवाज़ मिल रही होगी। लहर, आपने यदि ये डिबेट सुनी हो तो आपको लगता है कि ये रिपील का वक्त है या रिकंसीडर करने का या बदलाव का वक्त है? क्योंकि आज़ादी के नाम पर आप कुछ तो नहीं कर सकते, देश तो नहीं तोड़ सकते। देखिए, किसी के सबसे पहले तो किसी के कहने से देश टूट नहीं जाता। देश को तोड़ना इतना आसान होता तो देश कब का टूट चुका होता। इतना आसान नहीं है देश को तोड़ देना। जी। दूसरा, ये जो सेडिशन लॉ है वो बनाया गया था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने वो बनाया था और यूज करा था महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए। जी। और आज वही ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री में उस लॉ को खारिज कर दिया है। तो लेकिन आज भी हम उस लॉ को पुरानी हो गई, 2010 की बात है वो, और उस लॉ को सपोर्ट करने के लिए यूएपीए, जी हाँ, यूएपीए जैसे लॉज हमने और मतलब उसको स्ट्रिंजेंट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हम वो भी यूज करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये देखने की कि पिछले कुछ सालों में ये जो सेडिशन लॉ को यूज करके लोगों को जेल में डाला गया है वो इंक्रीज हो गया है। अब आजकल हम लोग ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनने लग गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल। आप कुछ भी बोलेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो आपको ब्रांड कर दिया जाता है, आपको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, नई नई गालियां बना दी गई हैं। तो ये एक बहुत ही ये सोचने वाली बात है कि ये पॉलिटिकल पर्पस से करा जा रहा है। और आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है दैट वी आर विलिंग टू रिकंसिडर इट एंड टू लुक इनटू इट, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब बाकी की स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो अब बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको वार्म अप करके वो भी ये यूज करने लग गई हैं। तो आज उन्हें शायद ये रियलाइज हो रहा है कि ये हमारे भी लोगों के खिलाफ जा सकता है, हमारे सपोर्टर्स को भी इसमें नुकसान हो सकता है। तो टुडे दे आर विलिंग टू रिकंसिडर। प्राइम मिनिस्टर के या सरकार के इस स्टेप को आप बधाई नहीं देना चाहती, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही आप? प्राइम मिनिस्टर के स्टेप को मैं ये कह रही हूँ कि अच्छी बात है कि हम लोग एटलीस्ट वी हैव कम टू अ पॉइंट। हम लोग तो कब से ये बोल रहे हैं कि सेडिशन लॉ को रिपील करिए। आप एक बड़ी फेमस लैंडमार्क जजमेंट थी 1962 की, जो पिछले आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को जो फ्राइडे या सैटरडे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिप्रेजेंटेशन करी थी, उसमें उन्होंने उसको कोट करा था। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें जो जजमेंट आई थी, हाँ जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, उन्होंने बोला था कि ये जो सेडिशन लॉ है इसको रखना चाहिए लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए अनलेस देयर इज अ कॉल फॉर वायलेंस, मतलब एक डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस होती है या फिर इंसाइटमेंट डायरेक्टली दिख रही है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट
किसी को भी उठा करके सेडिशन लॉ के अंडर जेल में डाल देती है। पुलिस यहाँ तक कि बाद में पता चलता है, जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, तो पता चलता है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, उस आदमी के या उस किसी खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो उसका क्या होगा? उस आदमी के तो इतने साल चले गए। आप लाइफ किसी को भी उठा करके बिना प्रूफ के डाल देते हैं जेल में। मिसयूज पर हम लोग चर्चा करेंगे। देशद्रोह के मुद्दे पर दशकों से ही एक लंबी बहस छिड़ती आ रही है, लेकिन आज के राजनेताओं का देशद्रोह कानून को लेकर क्या कहना है, ये आपको पहले सुनाते हैं। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है, उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देशद्रोहियों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर देशद्रोहियों को खिली छूट दे दी जाएगी तो आप लोगों को मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी? देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा? गुजरात की सरकार क्या करती है? पट्टीदारों के खिलाफ गुजरात की सरकार क्या करती है? 20,000 FIR फाइल करती है उनके खिलाफ। क्यों फाइल करती है? कारण क्या है? कारण है सेडिशन। अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो सेडिशन लगाएंगे। तो हम तो नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आने वाला है वजीर आजम, जब हम खुद ये तय करेंगे, एक फैसला लेंगे कि कब किस वक्त जेल भरो आंदोलन करेंगे। सेक्शन 124 जिसको महात्मा गांधी ने कहा था दिस इज द प्रिंस ऑफ IPC, महात्मा गांधी खुद इसके खिलाफ थे। ये तो आपने राजनेताओं की राय सुनी, कुछ दर्शकों ने भी हमें ट्वीट करके कहा है, इस बारे में अपनी राय दी है। उस ट्वीट में कि अपनी राय उन्होंने बताई है, अंग्रेजों का बना कानून ब्रिटेन में खत्म, लेकिन भारत में बन गया सियासी हथियार। ये आयुष 92 ने ट्वीट किया है। राजीव सिंह ने लिखा है कि सरकार के खिलाफ बोलने पर आपको देशद्रोही कहा जा रहा है। राजा मिश्रा लिख रहे हैं ट्वीट पर कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के बयान के बाद लगता है कि भारत में खत्म होगा देशद्रोह का कानून। तो ये लोगों की राय है। अब हम चर्चा करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। मैं हमारे दोनों पॉलिटिकल लीडर्स गेस्ट जो है उन पर जाऊं, उससे पहले निहारिका मुझे समझाइए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, अभी आप देख रहे हैं राहुल गांधी जो बोल रहे हैं और ओवैसी बोल रहे हैं, क्या इस समय देश में देशद्रोह कानून को खत्म करने की जरूरत है या उसमें बदलाव की जरूरत है, उससे काम चलेगा? थैंक यू सो मच विजय जी। विजय जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो बदलाव गवर्नमेंट प्रमोट करता है या जो बदलाव गवर्नमेंट सजेस्ट करता है वो कितना इफेक्टिव होगा, आई थिंक इज़ माय मेन क्वेश्चन हियर। नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन, अगर हम सेक्शन 124A को हटा दें कानून बुक से, तो इसका मतलब नहीं है कि देशद्रोही एक्टिविटीज़ या जो एक्टिविटीज़ हमारे लोकतंत्र को थ्रेटन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है, हमारे काफ़ी कानून हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ऐसे काफ़ी कानून हैं जो इसको हैंडल कर पाए। पर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे पहले किसी ने बोला था, इसका डेफिनेशन क्या है? देशद्रोही है कौन? देशद्रोही नहीं है जो अपने गवर्नमेंट को फेयरली क्रिटिसाइज करता है या जो पीसफुल प्रोटेस्ट्स करते हैं, ये देशद्रोही नहीं है। और जैसे लहर ने कहा था, एंड आई बिलीव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये व्यू दिया है कि हमारा देश इतना वीक नहीं है, हमारा लोकतंत्र इतना डेलिकेट और फ्रैजाइल नहीं है कि वर्ड से और सिंपल क्रिटिसिज्म से ये टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था विजय जी, मेरे ख्याल से इवन इफ सर्टेन implementations are brought in to show कि दुरुपयोग नहीं होगा इस प्रोविजन का, तो और प्रोविजन ठीक इंटेंशन से इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बस क्रिटिसिज्म रोकने के लिए और लोगों का फ्री स्पीच रोकने के लिए अरेस्ट ना किया जाए, इट माइट बी इनफ टू सर्व आवर पर्पस। ठीक है सुदेश जी, क्या आपको लगता है कि ये देश इतना कमजोर है कि कोई 2 मिनट भाषण दे देगा JNU के दरवाजे पर तो देश टूट जाएगा?
विजय जी, बहुत से चीज़ों को आपने एक साथ छेड़ दिया, कोशिश करता हूँ जवाब देने का। जी देखिए, इस भ्रम में हम लोग न रहें जी कि हमारे कारण जो है देश टूट नहीं रहा है। जी अगर देश आज एक है तो उसका श्रेय भारतीय सेना को जाता है। जी नहीं तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के एजिटेशन हो चुके हैं, आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, आपको पता है खालिस्तान में क्या हुआ। जी। ये सब एजिटेशन को दबाने में कितना ब्लड सेट हुआ, सोसाइटी उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं होना चाहिए। जी। और देखिए, एक आइडियोलॉजिकल रीड होता है, आपकी आइडियोलॉजी जो है अगर वह वैमनस्य पैदा करती है, देश के खिलाफ लोगों को खड़ा करती है, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। आप अगर सिंगल विजय त्रिवेदी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अरे रोज सरकार के खिलाफ होते हैं, कौन आपके खिलाफ ट्रेडिशन का लगा रहा होता है ये तो। लेकिन अगर पीएफआई का पैसा आपके पीछे इन्वॉल्व है विजय जी, आपके चैनल के पीछे इन्वॉल्व है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मान लीजिए आप हर जगह एजुकेशन में पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। जहाँ तक हमारे सरकार की प्रतिबद्धता की बात है, मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1500 से भी ज्यादा ऐसे कानून जो ब्रिटिश काल के थे जिसका मिसयूज होता था उसको हटाया है। इस कानून के रिव्यू होने चाहिए। निहारिका जी ने बिल्कुल सही बोला, 498 का जो मिसयूज होता है कानून में, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद ही आती है, एक पैरामीटर तय करती है जिससे मिसयूज को रोका जाए। हम मिसयूज को रोकने के खिलाफ है या किसी कानून के खिलाफ, ये बताना पड़ेगा आप कहाँ खड़े हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैंपियन भारत है, हमने अमेरिका को भी बता दिया, पहले अपने ब्लैक और व्हाइट के रिलेशन को ठीक करो, वहां भारतीय के साथ कैसे कर रहे हो उसकी बात करो। सर, आप कहाँ खड़े हैं सुदेश जी? पार्टी कहाँ खड़ी है, मिसयूज के खिलाफ या कानून के खिलाफ? देखिए, हम बिल्कुल रिपील के फेवर में नहीं है जी, क्योंकि रिपील करना एक बहुत बड़ा खतरा को न्योता देना होगा इस कानून को। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए जिससे कि इसका मिसयूज को रोका जाए। जैसा आपने बताया, हनुमान चालीसा पढ़ने से किस मुसलमान को प्रॉब्लम होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये कल्चरल चीज है। जो सजाद पूनावाला प्रवक्ता है हमारे पार्टी का, उन्होंने स्क्रीन पर पढ़ दिया हनुमान चालीसा, मुसलमानों के भी लोग पढ़ लेते, तो किस मुसलमान को प्रॉब्लम होगा हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो बताइए। आप बग्गा को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ट्वीट कर देता है आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ, पंजाब में जाके आप अरेस्ट करवा देते हैं, ये मिसयूज नहीं तो क्या है ये बताइए। और यही कानून को अगर हम मिसयूज कर दें तो केजरीवाल साहब जेल जाएंगे। उन्होंने तो प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या क्या बोला था, आप भूल गए। इमरान मसूद बोलता है पीसेस में काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे मोदी जी के, तो उसके बाद कांग्रेस उसको रिवार्ड देती है, आज समाजवादी पार्टी में चला गया है। लेकिन बहुत चीजें कुछ सुदेश जी, बहुत चीजें इन लोगों ने आपसे भी सीखी है। उंगली उठाने के पहले सुदेश जी, बहुत सारी चीजें आपसे भी सीखी है इन लोगों ने। श्रीवास्तव जी, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? इस मौके पे एक्चुअली सुदेश भाई को सुन रहा हूँ बड़ी गंभीरता से जी। थोड़ा अगर ये पीछे पलट के देखें, स्वर्गीय विनोद वाका अगर प्रकरण ये देख लेते, जिस प्रकार से उनको हैरास किया गया, जिस प्रकार से 124A उनके खिलाफ उपयोग में लाया गया था, और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसको अगर पढ़ लेते तो शायद सुदेश भाई इस बात को नहीं बोल पाते। दिशा रवि 21 साल की एक लड़की, जिसको सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर यह कहा गया कि ये लोकतंत्र के खतरा, एक ट्वीट के ऊपर लोकतंत्र को खतरा हो गया, और उसको रात के अंधेरे में दिल्ली की बहादुर पुलिस जाती है, बेंगलोर से पकड़ के उसको लाती है और दिल्ली में जेल में डाल देती है। सुरेश जी, एक मिनट सुन ले आप मेरी, मैंने तो आप विजय भाई को समझाइए कि थोड़ा गंभीरता रखें, सुनने का साहस करें। इमाम के खिलाफ सिटीजन लगता है, यही बड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये बड़ी समस्या है कि ये बोलते रहे कोई ना बोले, और जैसे इनके ऊपर उंगली उठाई जाती है तो इनके पेट पे ऐसा दर्द होता है, ऐसे आंसू बहने लगते हैं, ऐसे सुनने लगते हैं कि लगता है कि सब कुछ इन्हीं के खिलाफ बोला जा रहा है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, क्या दिशा रवि को पकड़ के आपकी सरकार ने लाई थी? बताइए, क्यों डर के बोला था गीता थनबो को कि मैं फंस जाऊंगी, क्यों बोला था बताइए? टूल किट के बाद सुदेश जी, श्रीवास्तव जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। लोग तो खुद बोल रहे हैं कि मिसयूज अगर है तो चेक होना चाहिए, मिसयूज कोई भी कर सकता है, तो इतनी तकलीफ क्यों हो गई? मैंने दिशा रवि का नाम लिया तो अरे भाई, उस दिन आप चिल्ला लेते कि ये केंद्र सरकार क्या कर रही है। आप भी तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता का तात्पर्य क्या होता है कि वो जुल्म और किसी विद्रोह के, अरे तो हनुमान चालीसा का पड़ेगा तो लगा दीजिएगा। क्यों नहीं आपने उस समय बोला? अरे भाई साहब, हनुमान चालीसा पड़ेगा तो दिशा रवि को पकड़ के क्यों ले आई? 21 साल की उद्धव ठाकरे जी को काहे का डर है?
यहाँ दिल्ली पुलिस जो है रोज पॉलिटिकल एजिटेटर्स को अरेस्ट करती है और बाहर ले जाके छोड़ देती है। अगर आपका उद्धव ठाकरे जी याद आने लगे, अभी थोड़ी देर में आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी याद आएंगे और फिर धीरे से आप जो है एक किसी कम्युनिटी की तरफ भी चले जाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। एक अच्छी बात हो रही है, एक चैनल ने एक अच्छी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा रखी है। करेंगे, बताइए जी। ठीक है, इनको बोल लेने दीजिए, ये सही बात सुनना नहीं चाहते जी। शुक्ला जी, जो हम लोग सुदेश जी को सुन रहे थे, श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे, मुझे थोड़ा सा समझाइए कि ये मसला जो है देशद्रोह कानून को खत्म करने का, ये कानून का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या पॉलिटिकल वॉर है? भाई साहब, मैं अपने सभी साथियों से ससम्मान पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि जेल भेजने का अधिकार क्या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को या किसी सरकार को है? जी। केवल पुलिस गिरफ्तार करके अगर अदालत के सामने किसी मुकदमे में पेश करती है किसी मुलजिम को, तो अधिकार केवल अदालत को है कि वो जेल भेज सकती है और यदि उचित समझे तो तुरंत जमानत दे सकती है। जेल न भेजे ये उसके ऊपर है। अब इसके बावजूद अगर लोग बार बार ये कहें कि जेल डाल दिया जाता है, झूठे मुकदमे में डाल दिया जाता है, पुलिस डाल देती है, सरकार डाल देती है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अरे भाई, ये मांग करिए कि न्यायिक अधिकारी अगर कोई गलत मुकदमा हो भी तो उनको ये कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल भेज दो। कानून में जेल भेजने का अधिकार केवल अदालत को है। इसके बावजूद अगर ये जोड़ दिया जाए ही रिमांड कर देते हैं जुडिशियल कस्टडी को। सर, इसमें एक बात बताइए मुझे कि यदि इसमें जोड़ दिया जाए कि यदि कानून में गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, कोर्ट ऐसा समझता है, तो जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उसको भी सजा का प्रावधान रखा जाए तो कुछ कम हो सकता है मसला? मैं कहता हूं कि आप जो चाहिए, बिल्कुल। मैं तो पहली ही बार ये कहा कि झूठे मुकदमे किसी पर नहीं होने चाहिए। हमारा कानून इस बारे में कमजोर है और अभी जांच का कोई प्राविधान नहीं है कि मुकदमा लिखने के पहले जांच कर लो। और या तो हमारे न्यायिक अधिकारियों को इतना साहस हो और टाइम हो, मेहनत करें कि गलत आदमी आ गया है तो उसको तुरंत जमानत कर दो, उसको जेल मत भेजो। लेकिन यहां तो एक परिपाटी बन गई है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जज साहब ने पहले ही 14 दिन का पुलिस जुडिशियल रिमांड यानी जेल भेज दिया और तब चाहे 14 दिन बाद सुनवाई करेंगे। अब ये मतलब सुधार की जरूरत न्यायिक सुधार की है कि वो लोग इसको देखें कि गलत आवे तो तुरंत कार्रवाई करो, जो गलत अरेस्ट किया उस पर भी कार्रवाई करो। लेकिन दूसरी बात कि एक जो ये विचार है कि इंग्लैंड में खत्म हो गया, अरे कोई भी देश कानून अपनी जरूरत के मुताबिक बनाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में देश से अलग होने का आंदोलन बहुत दिन चलता रहा। पूर्वोत्तर के अलावा सब जगह यूज हो रहा है आजादी मांगने का लहर। ये बताइए कि कानून में सुधार की जरूरत होनी चाहिए तो कि किसी ने रोका है कि जेल लहर न्यायिक सुधार? अरे आपको जेल भेजने का अधिकार इसमें तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो तो मजिस्ट्रेट का काम है। जी लहर जी एक पर लहर। हाँ जी सर, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारे देश में। आप आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, सिंस सुदेश यहाँ पे हैं तो सुदेश जी मेरे मित्र रह चुके हैं अभी भी, मैं ऐसा मानना चाहूँगी। तो सुदेश जी इज़ विटनेस टू दिस जो कि मैं बोलने वाली हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि किस तरह से बीजेपी के सपोर्टर्स और उनके लोग आजकल लोगों को धमकियाँ देते फिरते हैं। और सुदेश, आई होप यू विल नॉट डिनाई दिस, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे थे। मैंने इनके एक पॉलिटिकल लीडर को जो कि कुछ लोग मानते हैं कि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो उनके लिए भगवान है, उनको क्रिटिसाइज कर दिया, उनका मजाक उड़ा दिया। तो लोग एफआईआर आपको धमकी देते हैं, आपको जेल में डलवा देंगे। इस तरह की चीजें होती हैं, ये फैक्ट है, मेरे पास प्रूफ है। तो ये अगर ये मिसयूज नहीं है, अगर ये इंटिमिडेट करने का तरीका नहीं है, तो ये क्या है? और ये क्यों ऐसे लोग बोल सकते हैं, क्यों लोग ऐसे किसी को
धमकी दे सकते हैं। ऐसा हिम्मत कहाँ से आती है? इट जी। इज बिकॉज हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, और ये सिर्फ अब से नहीं है, ये सिर्फ 2014 या 2016 में नहीं बदली है, ये पहले से है। ठीक है, होता था। सुदेश जी मैं आपके पास आऊंगा। एक में निहारिका जी कुछ जोड़ना चाहती है। निहारिका, सर के पॉइंट में एक चीज़ जोड़ना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और सिर्फ मैजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टडी डिसाइड करने में। अदालत में जब पहला काम तो लाते पुलिस ही हैं कर रही और है। पुलिस ही जस्टिफाई करती है कि कस्टडी की जरूरत है, पुलिस ही कस्टडी मांगती है, पुलिस ही बोलती है कि बेल की जमानत नहीं दे सकते हैं, वही आर्ग्यू करते हैं कि जमानत दे नहीं सकते, तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर कैसे डाल सकते हैं हम? जी सुदेश जी छोटा जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। विजय जी, जो लहर जी ने बोला, जी देखिए इंटॉलरेंट लोग जो हैं, ये मोनोपोली सिर्फ एंटी बीजेपी कैंप में थोड़ी ना है, जी ये दोनों साइड इंटॉलरेंट लोग हैं। तो आप अगर कुछ करेंगे इंटॉलरेंस में, अगर वो करते हैं, गलत कार्य करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। अरे आप जैसे लोगों को बढ़ाइए ना। लहर ये कह रही है कि आप जैसे, कि हमारे लोग आपसे आर्ग्यू करें, आर्ग्यूमेंट के तहत ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सुदेश जी लहर ये कह रही है कि आप जैसे लोग पार्टी में बढ़े जो इंटॉलरेंट ना है। अभी देख लिया विजय भाई, सुदेश जी का टॉलरेंस तो ये कहना गलत है कि बीजेपी का ये मोनोपोली है। सुरेश भाई कितने बिखर गए। तो मुझे लगता है कि एंटी बीजेपी कैंप का मोनोपोली है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हमने तो अरे मोदी जी ने बोला आप क्रिटिसाइज करिए ना भाई, जो आजादी मीडिया को है वही आजादी लहर जी को है, वही आजादी पॉलिटिशियंस को, कोई ज्यादा आजादी थोड़ी ना है। मीडिया जितनी आजादी आपको भी है, मोदी जी ने बोला आप सुरेश भाई आज तो टॉलरेंस बताना चाहिए था, अपन इतने अच्छे मुद्दे पे बात करने आए, एक्टिव होंगे, ये दूसरी बात है, इसको समझने की जरूरत है। श्रीवास्तव जी बहुत छोटा, चलिए ठीक है। श्रीवास्तव जी एक छोटा सा आपका कमेंट, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन विजय भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वाकई इस कानून को देश में लागू नहीं होना चाहिए। हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, बहुत से कानून है जिससे कि ऐसे तत्वों के खिलाफ एक बहुत सशक्त कार्रवाई की जा सकती है। ये बात सच है कि इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तौर से निर्दोष थे, वो परेशान हुए हैं। मैं सोचता हूँ भारत सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है, इसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सुदेश जी, ब्रजमोहन जी, सूर्य कुमार जी, लहर और निहारिका जी। लहर जी आपका, सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हम चाहेंगे कि देशद्रोह ना हो, देश को तोड़ने की कोशिशें ना हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन इस बात को लेकर बहाना ना बनाया जाए कि केवल बात करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ही देशद्रोह कानून का मिसयूज किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार ने एक नई शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत की है। इसका नतीजा क्या होगा ये हमें थोड़े दिनों में पता चलेगा। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या देशद्रोह कानून खत्म होना चाहिए। इस पर लोगों की राय हम तक पहुंची है। 71% लोगों ने इसके पक्ष में बात कही है, हाँ कहा है, और 29% लोगों ने नहीं कहा है। यानी 70% लोग मानते हैं कि देशद्रोह कानून को खत्म किया जाना चाहिए। 71% लोग कहते हैं और 29% अभी उसके साथ दिखाई देते हैं। आपने लोगों की बात सुनी, जनता की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, राजनेताओं की बात सुनी, और अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। मुझे यकीन है कि एक दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध सत्ता के विरुद्ध बोलने का, युद्ध बोलने से पहले तोलने का। वापस लोग घर को लौटेंगे, घर और शहर फिर से बस जाएगा। मुझे यकीन है कि एक दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। जो डैमेज और लॉस हुआ है, शब्दों से विनाश हुआ है, सरकार, कानून और पॉलिसी से उसका सॉल्यूशन आएगा। मुझे यकीन है कि एक दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। मशहूर शायर अनवर जलालपुरी ने क्या खूब लिखा है, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। और आपसे अपील है कि अपने आसपास सफाई रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। नमस्कार, शुभ रात्रि।